स्पोर्ट्स सेंटर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। स्पोर्ट्स सेगमेंट के सवाल अलग अलग पीसीएस परीक्षाओं के साथ ही लगभग हर एग्जाम में अपना वेटेज रखते हैं, लेकिन अभी तक स्पोर्ट्स के लिए यूट्यूब पर कोई डेडिकेटेड प्रोग्राम नहीं है जिससे आप स्पोर्ट्स की सारी इंपॉर्टेंट खबरों को एक ही जगह पर देख ले। इसलिए पीसीएस सारथी की टीम अब हर हफ्ते नेशनल इंटरनेशनल लेवल के सभी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ इवेंट्स को स्पोर्ट्स सेंटर प्रोग्राम के थ्रू कवर करेगी। हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से पीसीएस और बाकी सभी एग्जाम की तैयारी में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए हालिया इवेंट्स पर नजर डालते हैं। मोरक्को की टीम ने कतर फीफा वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है। मोरक्को ने ताकतवर टीम पुर्तगाल को हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। इस जीत के साथ ही मोरक्को सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम बन गई है। इससे पहले कैमरून, सेनेगल और घाना की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। मोरक्को ने ग्रुप मुकाबलों में क्रोएशिया से ड्रॉ खेला था। इसके बाद मोरक्को ने बेल्जियम और कनाडा को हराया था। क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए मोरक्को की टीम ने पूर्व चैंपियन स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में 3-0 से हराया था और अब पुर्तगाल को हराकर इसने इतिहास रच दिया है। नजर डालते हैं दूसरी खबर पे। हाल ही में जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कृति राज सिंह ने देश का नाम रोशन कर दिया है। यह चैंपियनशिप न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 28 और 29 नवंबर को आयोजित हुई थी। न्यूजीलैंड में वे सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कृति ने कुल मिलाकर 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। कृति राज सिंह का संबंध बिहार राज्य से है। देश की स्टार निशानेबाज मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने फिर से स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस बार ये कारनामा 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में किया है। इन दोनों की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा का खिताब अपने नाम कर लिया है। हरियाणा की इस जोड़ी ने स्वर्ण पदक मुकाबले में कर्नाटका की दिव्या टीएस और इमरोज को 16-4 से पराजित किया। मनु और शरबजोत क्वालिफिकेशन राउंड में भी शीर्ष पर ही थे। इन्होंने कुल मिलाकर 575 अंक मिले थे, जबकि कर्नाटका की दिव्या टीएस और इमरोज की जोड़ी के 573 अंक थे। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पंजाब और ओएनजीसी ने कांस्य पदक साझा किए। जूनियर मिश्रित टीम पिस्टल स्पर्धा में उत्तर प्रदेश की अंजलि और सागर ने यशस्वी और अभिनव को 18-16 से पछाड़कर स्वर्ण पदक जीता। देश की युवा शटलर उन्नति हुड्डा ने इतिहास रच दिया है। यह बैडमिंटन एशिया अंडर 17 के फाइनल में प्रवेश करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। उन्नति हुड्डा एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 के एकल सेमीफाइनल मुकाबले में जापान की मियोन योकोची को 21-8, 21-17 से हराकर फाइनल में पहुंची है। युवा शटलर फाइनल मुकाबले में अब गोल्ड के लिए सरुनराग वितिदसन से 2-2 हाथ करेगी। वितिदसन प्रतिष्ठित मुकाबले में मेजबान थाईलैंड के लिए शिरकत कर रही है। उन्नति से पहले देश के लिए साल 2013 में अर्जुन एमआर, चिराग शेट्टी और साल 2015 में कृष्ण प्रसाद गर्गा, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी ने अंडर 17 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। हाल ही में देश के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन सुर्खियों में आए हैं, लेकिन इस बार किसी दूसरे कारण से। दरअसल लक्ष्य सेन के खिलाफ बेंगलुरु में एक एफआईआर दर्ज की गई। मामला लक्ष्य सेन पर अपनी उम्र में हेराफेरी करने का है। एफआईआर में प्रकाश पादुकोण अकेडमी के कोच विमल कुमार, पिता धीरेन्द्र सेन, मां निर्मला और भाई चिराग का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि लक्ष्य ने इसी साल बर्मिंघम में वे कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। साथ ही अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में ही एक दूसरी बैडमिंटन अकेडमी चला रहे नागराजा एमजी की शिकायत के बाद केस दर्ज हुआ है। शिकायत में नागराजा का कहना है कि 2010 में लक्ष्य के कोच और उसके माता पिता ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था। इस कारण लक्ष्य सेन ज़्यादा उम्र होने के बावजूद अलग अलग एज ग्रुप में खेल पाए थे। बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक लक्ष्य सेन का जन्म 2001 में हुआ था, जबकि नागराजा का कहना है कि वह 1998 में पैदा हुए थे। विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार 16 अगस्त 2001 को जन्मे लक्ष्य की आयु अभी 21 साल है। केस में आईपीसी की धारा 420 मतलब चीटिंग, 468 मतलब फर्जीवाड़ा और 471 फर्जी रिकॉर्ड शामिल है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में विश्व के 6ठे नंबर के खिलाड़ी है। उन्होंने पिछले 2 सालों में देश के लिए हर बड़े टूर्नामेंट में मेडल जीते हैं। जल्द ही इंडियन क्रिकेट में नए और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दरअसल बीसीसीआई अब क्रिकेट के हर फॉर्मेट के लिए अलग प्लान बनाने पर काम कर रहा है। प्लान के तहत हर फॉर्मेट के लिए एक अलग टीम होगी, अलग कप्तान होगा और रणनीति भी अलग होगी। इन नए बदलाव को इम्प्लीमेंट करने के लिए जल्द ही एक नई चयन समिति बनाई जाएगी।
इसके बाद नई चयन समिति की ही जिम्मेदारी होगी कि वह हर फॉर्मेट के लिए टीम इंडिया को नए सिरे से तैयार करे। ऐसे में जल्द ही टीम इंडिया में एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकता है। रोहित शर्मा अभी टीम इंडिया के हर फॉर्मेट में रेगुलर कप्तान हैं, लेकिन फिटनेस और वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से वह लगातार ब्रेक ले रहे हैं। इस बीच उन्हें चोट भी लगी है। राहुल द्रविड़ जब से टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं तभी से वर्कलोड मैनेजमेंट पर काफी जोर रहा है। ऐसे में अब हो सकता है कि नए चयन समिति के आते ही रोहित शर्मा के रोल को भी साफ किया जाए। बता दें कि टीम इंडिया को इस साल वनडे का वर्ल्ड कप खेलना है, जो भारत में ही होगा। ऐसे में इस फॉर्मेट में तुरंत कोई बदलाव संभव नहीं है। ऐसे में T20 वर्ल्ड कप 2024 और साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दिशा में बदलाव किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि टीम इंडिया लगभग एक दशक से किसी आईसीसी ट्रॉफी के इंतजार में है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में आखिरी बार भारत को 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने को मिली थी। उसके बाद किसी भी आईसीसी ट्रॉफी पर भारत कब्जा नहीं कर पाया है। आने वाले वक्त में टीम इंडिया को वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप खेलना है और भारत की नज़र इन लक्ष्य को भेदने पर है। हाल ही में 8वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप संपन्न हुई। आयोजन इंडोनेशिया के थांगरेंग में हुआ था। इस चैंपियनशिप ने भारत में अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय जूनियर वुशु टीम ने इस टूर्नामेंट में 3 स्वर्ण, 3 रजत, 2 कांस्य पदक सहित कुल 8 पदक हासिल कर एक नया इतिहास रचा है। आपको याद दिला दें कि साल 2015 में बुल्गारिया में आयोजित हुई 6ठी विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिला था। इस टूर्नामेंट की बात करें तो हरियाणा के आर्यन और ध्रुव ने स्वर्ण पदक जीता है। आर्यन ने सब जूनियर 42 केजी वर्ग में मिस्र के उमर मोहम्मद फती को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। सब जूनियर 52 केजी वर्ग में ध्रुव ने मिस्र के यूसुफ यहला शाहत अहमद को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 56 केजी भार वर्ग में नीतीश कुमार ने ईरान के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। एक और जहां बालक वर्ग में कायूकू ने 60 केजी में और ध्रुव 48 केजी ने एक रजत पदक जीता। अनिरुद्ध चौधरी ने 80 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। बालिकाओं में हिमांशी ने 60 केजी में रजत पदक और आयरा हसन चिश्ती ने 48 केजी में कांस्य पदक जीते। इस ऐतिहासिक जीत पर भारतीय विशु संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बाजवा, महासचिव जतेंद्र सिंह और सीईओ सुहेल अहमद ने टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। Yo-yo test and DEXA scan test made compulsory for selection in Indian team. आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 और आईपीएल 2023 को मद्देनजर रखते हुए बीसीसीआई ने यो-यो टेस्ट को और डेक्सा स्कैन टेस्ट को नेशनल क्रिकेट टीम के लिए कंपलसरी बना दिया है। आपको बता दें कि यो-यो टेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के लिए पहली बार 2017 में शंकर वासु द्वारा लाया गया था और फिर पेंडेमिक के टाइम पे कोविड प्रोटोकॉल के कारण लैक ऑफ प्रॉपर प्रैक्टिस के कारण ध्यान में रखते हुए इसको ड्रॉप कर दिया गया था। बीसीसीआई ने इस टेस्ट को वापस लाने का फैसला खिलाड़ियों की फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए किया है, क्योंकि यो-यो टेस्ट खिलाड़ियों की इंटेंस रिपीटेड एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी को चेक करता है। यो-यो टेस्ट की शुरुआत 1990s में डेनिश डॉक्टर फिजियोलॉजिस्ट जेम्स बैंक्सबो ने की थी। यहाँ से खिलाड़ी 0 मार्कर तक पैदल जाते हैं और फिर पैदल लौटकर 5 मीटर मार्कर तक नेक्स्ट राउंड की दौड़ के लिए तैयार होते हैं। 5 मीटर मार्कर से लेकर 25 मीटर की एक दौड़ की दूरी को एक शटल कहा जाता है और 2 शटल मिलकर एक सर्किट कहलाते हैं। इस पूरी प्रोसेस के दौरान खिलाड़ियों के मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए ऑडियो क्लिप या बीप साउंड रहता है और इसकी मदद से खिलाड़ी अपनी स्पीड नियंत्रित करते हैं। यो-यो टेस्ट कई प्रकार के होते हैं और हर स्पोर्ट्स की जरूरत के हिसाब से उसको चुना जाता है, पर एक बात तो इन सब टेस्ट में कॉमन होती है। खिलाड़ियों के फिजिकल फिटनेस को परखने के लिए टेस्ट में कुछ पहले से निर्धारित सर्किट के बाद खिलाड़ियों की दौड़ने की स्पीड इंक्रीज होती है। इस टेस्ट का एंड तभी होता है जब खिलाड़ी अपने फिजिकल लिमिट तक पहुंच जाता है या वो लगातार 2 बार किसी नियम का वायलेशन करता है, जैसे जब खिलाड़ी ऑडियो सिग्नल से पहले टेस्ट की शुरुआत कर ले, ऑडियो सिग्नल आने तक मार्कर तक ना पहुंचे, मार्कर पे बिना पहुंचे अगले शटल या सर्किट की शुरुआत कर ले, या इंटरमीडिएट टाइप के यो-यो टेस्ट में नई 40 मीटर की दौड़ स्टार्ट करते टाइम 0 से 5 मीटर मार्कर पर पूरी तरह से नहीं रुके। अब बात करते हैं डेक्सा स्कैन की। 2022 में रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और अन्य खिलाड़ी बहुत बार इंजर्ड हुए थे। खिलाड़ियों के साथ ऐसी स्थिति दोबारा न आए, इसलिए बीसीसीआई ने डेक्सा स्कैन को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। डेक्सा का फुल फॉर्म है डुअल एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री। इस स्कैन के जरिए ट्रेनर्स खिलाड़ियों के शरीर में बॉडी फैट परसेंटेज, लीन मसल मास, वाटर कंटेंट
और बोन डेंसिटी का पता लगा सकते हैं। ऐसा करने पर सेलेक्टर खिलाड़ियों के फिटनेस स्टेटस के बारे में अच्छे से पता कर पाएंगे और उनके वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए इन्फॉर्म डिसीजन लेने की पोजीशन में भी रहेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन मध्य प्रदेश। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें एडिशन के लिए मैस्कट मोगली और आशा, स्मार्ट टॉर्च अमरकंटक और एक थीम सॉन्ग का अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के शौर्य स्मारक में किया। ये प्रतियोगिता 30 जनवरी 2023 से एमपी में शुरू होगी और इसका समापन 11 फरवरी 2023 को होगा। खेलो इंडिया गेम्स में केवल साइकिलिंग एकमात्र गेम है जिसका आयोजन दिल्ली में होगा। बाकी सारे खेलों का आयोजन एमपी के 8 जिलों में होगा। गेम के 2022 के संस्करण की बात करें तो इसमें पहली बार वाटर स्पोर्ट्स जैसे कायाकिंग, कैनोइंग और फेंसिंग जैसे खेलों को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर इस टूर्नामेंट में सभी खेलों की संख्या 27 होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम का अगर इतिहास की बात करें तो इनकी शुरुआत 2018 में हुई थी। तब इन खेलों का खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जो इस टूर्नामेंट का नाम है वो 2019 में रखा गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के माध्यम से सरकार जमीनी स्तर पर जो स्पोर्टिंग टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करना चाहती है और उसको ग्रूम करना चाहती है। यह गेम्स 2 कैटेगरी में होता है, अंडर 17 फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और अंडर 21 फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। पुराने संस्करण पर नजर डालें तो 2018 में ये खेल दिल्ली में आयोजित हुआ था और इसकी विजेता हरियाणा रही थी। फिर 2021 में खेल हरियाणा में आयोजित हुआ था और उसका विनर हरियाणा ही था। रोनाल्डो जॉइन अल नसर फुटबॉल क्लब। कतर में आयोजित अपने आखिरी फीफा वर्ल्ड कप में कामयाबी न पाने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने फुटबॉल करियर के अगले पड़ाव की ओर बढ़ चुके हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने सऊदी अरेबिया के फुटबॉल क्लब अल नसर को ज्वाइन कर लिया है। गौरतलब है कि इससे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ एसोसिएटेड थे, पर फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले एक टीवी इंटरव्यू में अपने क्लब मैनेजर के खिलाफ दिए गए उनके बयान ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उनके रिश्तों में दरार ला दी थी। इस किस्से के बाद म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे उन्हें क्लब से रिलीज कर दिया गया। रोनाल्डो हाल फिलहाल में बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं। उनके कैरियर के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने अभी तक 1144 गेम्स में 819 गोल किए हैं। फुटबॉल में रुझान के कारण 1992 में मात्र 8 साल की उम्र में उन्होंने एंड्रोनिया क्लब ज्वाइन कर दिया था और उनके इंटरनेशनल करियर की शुरुआत 2001 में हुई जब उन्होंने पुर्तगाल की तरफ से अंडर 15 टीम का हिस्सा बने। रोनाल्डो ने अपना पीक टाइम क्लब रियल मैड्रिड के साथ देखा और उनके साथ ही उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ में भी काफी बेमिसाल अचीवमेंट हासिल की है। उन्होंने फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड बैलन डोर अवार्ड को 5 बार जीता है। अब बात करते हैं उनके अल नसर के साथ किए गए करार के बारे में। रोनाल्डो क्लब के साथ 2025 यानी कि 2.5 इयर्स तक एसोसिएटेड रहेंगे। इस दौरान सालाना क्लब की तरफ से 175 मिलियन यूरो उनको मिलेंगे। अल नसर रियाद में स्थित सऊदी अरेबिया का एक फुटबॉल क्लब है जिनकी स्थापना 1955 में हुई थी। अल नसर कंट्री के टॉप डिवीजन जैसे कि सऊदी प्रीमियर क्लब में खेलता है। अब तक अल नसर ने 9 बार एसपीएल का खिताब अपना नाम कर लिया है। सऊदी के क्लब के जुड़ने के बावजूद रोनाल्डो अल नसर की शुरुआती गेम में भाग नहीं ले पाएंगे क्योंकि रोनाल्डो के ऊपर 2 मैच का बैन लगा हुआ है। आपको बता दें कि रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हुए गुस्से में एक फैन का फोन तोड़ दिया था और इसी मामले में कार्यवाही के तहत उन पर यह बैन लगा हुआ था। अपने नए क्लब के लिए रोनाल्डो को खेलने का मौका 22 जनवरी को अल अतिकाफ के खिलाफ मिलेगा। जयदेव उनतकान क्रिएटेड हिस्ट्री इन रणजी ट्रॉफी। हाल ही में रणजी ट्रॉफी में एक इतिहास रचा गया है। सौराष्ट्र के खिलाड़ी जयदेव उनतकान रणजी गेम्स में एक पहले ऐसे बॉलर बन गए जिन्होंने पहले ही ओवर में हैट्रिक हासिल की है। दिल्ली के खिलाफ खेलते हुए इस मैच में उन्होंने अपने कैरियर बेस्ट का 8 विकेट लिए। पहले ओवर की तीसरी, चौथी और 5वीं डिलीवरी में उन्होंने ध्रुव शौर्य, वैभव रावल और यश धुल को आउट करते हुए ये कीर्तिमान स्थापित किया। अपनी इसी शानदार गेंदबाजी से उन्नत खान ने सौराष्ट्र को एक शानदार जीत दिलवाई। अगली खबर पर नजर डालते हैं। 2022 फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। फाइड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप अलमाती कजाकिस्तान में 26 से 28 दिसंबर 2022 में आयोजित किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत की कोनेरू हम्पी और सविता श्री ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की कोनेरू भारत की सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब 2002 में हासिल कर चुकी है। बात करें चेन्नई तमिलनाडु की सविता श्री की तो उन्होंने अपनी चेस कैरियर की शुरुआत अभी हाल ही में की है और इस समय काफी ही कमाल कर रही है। नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने इस चैंपियनशिप में अपना 4th गोल्ड मेडल जीता है। इंडिया वन मोस्ट मेडल इन आर्चरी एशिया कप 2022। एशिया आर्चरी कप 2022 सुलायमानिया इराक में आयोजित किया गया था। इसमें इंडिया ने सबसे ज्यादा मेडल जीते जिनकी संख्या 14 थी, 8 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज।
उमरान मलिक बिकेम द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ इंडिया। उमरान मलिक ने श्रीलंका के खिलाफ जसप्रीत बुमराह के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इंडिया के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। उनके द्वारा फेंकी गई बॉल की स्पीड 155 किलोमीटर पर ओवर थी, जो बुमराह के 153.6 किलोमीटर पर ओवर के रिकॉर्ड से अधिक थी। जम्मू कश्मीर के गुजर नगर के रहने वाले 23 वर्षीय उमरान आईपीएल में सनराइजर हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं और उन्होंने अपने आईपीएल कैरियर की शुरुआत 2021 में करी थी। इंडियन टी20 क्रिकेट टीम में उनका डेब्यू जून 2022 में आयरलैंड के खिलाफ मैच में हुआ था। बढ़ते हैं अगली खबर पर। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इंडिया के सबसे बड़े स्टेडियम में से एक का उद्घाटन किया है। 261 करोड़ की अनुमानित लागत से निर्मित ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित इस स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम परिसर रखा गया है। ये स्टेडियम 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता के साथ 50 एकड़ में बनाया गया है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है कि ऑस्ट्रेलिया मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड का नाम बदलकर शेन वॉर्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड रखा गया है। ये बदलाव लेट शेन वॉर्न के ऑनर में किया गया है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के बारे में बात करें तो हाल ही में पूर्व ऑस्ट्रेलियन कप्तान बलिंडा क्लार्क पहली महिला क्रिकेटर बनी जिनका ब्रॉन्ज स्टैच्यू सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाया गया है। उनके अलावा एससीजी में ऐसे 14 और लोग हैं जिनके ऑनर में एससीजी में ब्रॉन्ज स्टैच्यू स्टैब्लिश किया गया है। बलिंडा एक वर्ल्ड कप विनर कैप्टन है। उनकी कैप्टनशिप में ऑस्ट्रेलिया ने 1997 और 2005 में खिताब जीता था। इसके अलावा वह एक शानदार बैट्समैन भी रही है। देश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बलिंडा का अहम योगदान है। वह स्प्रिंटर बैटी कटवर्थ और मार्लिन मैथ्यूज के बाद तीसरी महिला बनी है जिसका स्टैच्यू एससीजी में लगाया गया है। नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज खिताब दोनों जीते। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने अलमात में एक इतिहास रच दिया है। उन्होंने एक ही साल में वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में जीत हासिल कर ली है। अगर इन दो चैंपियनशिप की बात करें, दोनों ही फास्ट पेस चेस चैंपियनशिप है जिसमें रैपिड के अंदर प्रत्येक खिलाड़ी के पास में 15 मिनट का समय होता है और हर मूव चलने पर 10 सेकंड का अतिरिक्त समय मिलता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लिट्ज में प्रत्येक खिलाड़ी के पास 3 मिनट का समय होता है और हर मूव चलने के बाद 2 सेकंड का अतिरिक्त समय मिलता है। अलमाती में आयोजित इन चैंपियनशिप को जीतने के बाद 32 वर्षीय मैग्नस कार्लसन अब तक 4 बार वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप और 6 बार वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। साथ ही में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में वह 5 बार अपनी जीत का परचम फहरा चुके हैं। हैदराबाद भारत की पहली ABBFIA फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा। 11 फरवरी 2023 को इंडिया की पहली फॉर्मूला ई रेस हैदराबाद सिटी में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता का ऑफिशियल नाम है ABBFIA फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप। फॉर्मूला ई का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर की आइकॉनिक सिटी में रेस करके सस्टेनेबल मोबिलिटी को प्रमोट करना है और इस टूर्नामेंट की पहली रेस 2014 में बीजिंग चाइना में की गई थी। इंडिया में होने वाला मैच 9th सीजन का 4th राउंड होगा। आपको बता दें कि 9th सीजन की शुरुआत 11 दिसंबर 2022 को स्पेन से हो चुकी है और इस सीजन की आखिरी रेस जुलाई 2023 के एंड में यूके में होनी है। हैदराबाद में होने वाली ये रेस 2.37 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर होगी जो कि हैदराबाद सिटी के सेक्रेटरिएट कॉम्प्लेक्स के पास में है। हैदराबाद सिटी में होने वाली फॉर्मूला ई रेस से तेलंगाना गवर्नमेंट आम लोगों में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल को प्रमोट करना चाहती है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने JSW ग्रुप के साथ वैश्विक विश्व कप भागीदारी के रूप में करार किया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने आगामी FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के लिए JSW ग्रुप के साथ एक साझेदारी करी है। JSW ग्रुप ने इंडिया के प्रीमियर ओलंपिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बनाने और चलाने से लेकर इंडिया के ओलंपिक ग्रोथ को अभिमानपूर्ण स्तर तक ले जाने का एक अद्भुत कार्य किया है। उम्मीद रखते हैं कि ये अनोखी साझेदारी इस बार हॉकी के इतिहास में कुछ गजब का रंग लेकर आएगी। अगर FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो इस साल इस चैंपियनशिप का 15th एडिशन है जो 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक ओडिशा में खेली जा रही है। ये टूर्नामेंट भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है और उसमें कुल 16 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। ये टूर्नामेंट FIH, जिसको फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी के नाम से जाना जाता है, द्वारा ओवरसी किया जा रहा है। FIH इंडोर और फील्ड हॉकी की गवर्निंग बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर लोसाने स्विट्जरलैंड में है। आपको बता दें कि FIH की स्थापना 7 जनवरी 1924 को पेरिस में की गई थी और 2018 से इसके CEO थीरी व्हील है। उत्तराखंड में कायाकिंग केनाइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी।
हाल ही में यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह ने घोषणा की है कि टिहरी में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ एक ट्रेनिंग सेंटर कायाकिंग कैनोइंग एकेडमी की स्थापना की जाएगी। इस ट्रेनिंग सेंटर में प्लेयर के रहने से लेकर वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग तक की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी और इन फैसिलिटीज के थ्रू युवा खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स के लिए खुद को बेहतर रूप से तैयार कर पाएंगे। इस इंस्टीट्यूट की सारी सुविधाएं THDC मींस टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यह तय किया है कि मिनिस्ट्री की हर कंपनी एक खेल को ऑथराइज करेगी। इसी के तहत THDC ने कायाकिंग कैनोइंग गेम को चुना है। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने बर्मिंघम जूनियर ओपन में लड़कियों का अंडर 15 खिताब जीता। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने 8 जनवरी 2023 को बर्मिंघम यूके में आयोजित ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 15 फॉर गर्ल्स के अंडर खिताब जीता। उन्होंने ये खिताब फाइनल में इजिप्ट की सोहेला हजीम पे 3-1 की जीत दर्ज करने के बाद हासिल किया है। आपको बता दें कि 14 वर्षीय अनाहत सिंह पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम्स, जिससे बर्मिंघम 2022 भी कहा जाता है, में इंडिया की सबसे कम उम्र की प्रतिभागी थी। ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट की बात करें तो ये प्रतियोगिता हर साल जनवरी में आयोजित की जाती है, पर 2023 का टूर्नामेंट कोविड-19 के कारण 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने मणिपुर के इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में स्थित मरीजिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो स्टैच्यू का उद्घाटन किया। ये स्टैच्यू पोनी की सवारी करते हुए एक पोलो खिलाड़ी का है और उसकी कुल ऊंचाई 120 फीट है। आपको बता दें कि मणिपुर में पोलो एज ए स्पोर्ट काफी लंबे समय से खेला जा रहा है और यहाँ के लोग इस खेल को सगोल कैंगजे के नाम से पहचानते हैं। इस खेल की मेन स्ट्रीम होने की एक इंटरेस्टिंग कहानी है। 1850s में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सोल्जर सिलचर, जो आज के प्रेजेंट डे असम का हिस्सा है, की तरफ से जा रहे थे। उन्होंने मणिपुर के कुछ प्रिंसेस को एक स्पोर्ट्स खेलते हुए देखा। इन सोल्जर्स को ये स्पोर्ट्स एक तरीके के घोड़े की सवारी करते हुए हॉकी खेलने जैसा लगा। फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने भी इस खेल में अपना हाथ आजमाया और उन्हें ये खेल बहुत पसंद आया। 1853 में कैप्टन रॉबर्ट स्टीवर्ट, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कैवलरी यूनिट के सदस्य थे, उन्होंने सिलचर में मणिपुरी खिलाड़ियों के साथ एक पोलो गेम खेला। इस खेल के बाद कैप्टन रॉबर्ट स्टीवर्ट को ये गेम इतना पसंद आया कि उन्होंने 1859 में कर्नल जोसेफ शेरार के साथ मिलकर दुनिया के पहले पोलो क्लब सिलचर कैंगजे क्लब की स्थापना की। फ्रांस के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। फ्रांस के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने 36 साल की उम्र में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। उन्होंने यह फैसला 2022 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के खिलाफ हारने के बाद लिया। लॉरिस ने नवंबर 2008 में 21 साल की उम्र में उरुग्वे के खिलाफ एक दोस्ताना मैच में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। वो फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना के खिलाफ जो फाइनल मैच था, वो लॉरिस का वर्ल्ड कप में 18वां मैच था। दक्षिण अफ्रीका ऑलराउंडर ड्वेन प्रिटोरियस ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने कंफर्म किया है कि साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर ड्वेन प्रिटोरियस ने इंटरनेशनल क्रिकेट से तत्काल रिटायरमेंट ले लिया है। 2016 से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद 33 साल के प्रिटोरियस ने 30 T20 इंटरनेशनल, 27 ODI और 3 टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के लिए खेले हैं। प्रिटोरियस ने इंटरनेशनल अरीना में अपनी बैटिंग और बॉलिंग के स्किल्स दिखाने के साथ सभी फॉर्मेट में 1895 रन बनाते हुए 77 विकेट लिए हैं। दिसंबर 2022 के महीने ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ इंग्लैंड के उभरते बैट्समैन हैरी ब्रूक को दिसंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। 23 वर्षीय हैरी ब्रूक का ये पहला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है। उनको ये अवार्ड इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हुई टेस्ट सीरीज में शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस के लिए मिला है और उनकी इस परफॉर्मेंस की मदद से इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3 टेस्ट मैच की श्रृंखला में 3-0 से मात दी है। आपको बता दें कि इस टेस्ट सीरीज में हैरी ब्रूक ने हर मैच में सेंचुरी लगाकर कुल 468 रन का जरूरी योगदान अपनी टीम को दिया था। नोवाक जोकोविच ने एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के अंतर्गत आयोजित इंटरनेशनल मेंस सिंगल्स टाइटल को सर्बियन प्लेयर नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। जोकोविच ने यह जीत अमेरिकन प्लेयर सेबेस्टियन कोर्डा के खिलाफ हासिल की है। एडिलेड में मिली जीत के बाद जोकोविच राफेल नडाल के ओपन एरा में 92 ATP सिंगल्स टाइटल की बराबरी कर ली है। इसी के साथ दोनों प्लेयर मोस्ट ATP सिंगल्स टाइटल वन इन ओपन एरा की लिस्ट में 4th पोजीशन पे है।
इस लिस्ट में पहले स्थान पर जिमी कॉनर्स विद 109 टाइटल्स, दूसरे स्थान पर रॉजर फेडरर विद 103 टाइटल्स और तीसरे स्थान पर है इवान लेंडल विद 94 टाइटल्स। अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम खेल रही सानिया मिर्जा की ऑस्ट्रेलियन ओपन में उम्मीदें टूटी। सानिया मिर्जा और अन्ना डेनिलिना की जोड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन के टूर्नामेंट के दूसरे दौर में एलिसन वान उदानक और अनहेलिना कालिनिना के हाथों हारकर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। 6 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन 36 वर्ष की सानिया मिर्जा ने ऐलान किया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन उसका आखिरी ग्रैंड स्लैम होगा और वह WTA 1000 दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद खेल को अलविदा कह देगी। आइए जानते हैं सानिया मिर्जा के बारे में। 15 नवंबर 1986 में मुंबई में जन्मी सानिया मिर्जा ने 2003 में विंबलडन में गर्ल्स डबल्स का खिताब अपने नाम किया था। 2006 और 2014 के एशियन गेम्स में उन्होंने भारत को मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड दिलाया। वर्ष 2009 में वो भारत की तरफ से ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी। सानिया ने अपने करियर में 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स और 8 एशियन गेम्स मेडल्स जीते हैं। टेनिस में बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें 2004 में अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 2006 में पद्मश्री, 2015 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वर्तमान में वह नवगठित भारतीय राज्य तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर है। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 से बाहर हो गए हैं। नडाल को यूएसए के मैकेंजी मैकडोनाल्ड, जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 65 है, ने सीधे सेट में 6-4, 6-4, 7-5 से हरा दिया। राफेल अब तक कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और ये किसी भी खिलाड़ी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अगर हम बात करें दूसरे सफलतम खिलाड़ियों की, तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं, जबकि स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। दोस्तों, टेनिस वर्ल्ड में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं। जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन मई के अंत से जून की शुरुआत तक, विंबलडन जून के अंत से जुलाई की शुरुआत तक और यूएस ओपन अगस्त सितंबर में। विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम इवेंट है, जिसकी स्थापना 1877 में हुई थी। इसके 4 साल बाद 1881 में यूएस ओपन, 1891 में फ्रेंच ओपन और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट हुआ था। दोस्तों, अगर हम ग्रैंड स्लैम की कोर्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट का उपयोग करते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है। विंबलडन एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो घास पर खेला जाता है। ताजा फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की क्वार्टर फाइनलिस्ट ब्राजील अब भी टॉप पर बरकरार है। कतर में हुए फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की खिताब जीतने वाली अर्जेंटीना एक स्थान ऊपर उठी है, जबकि उपविजेता फ्रांस अब तीसरे स्थान पर है और बेल्जियम चौथे स्थान पर घिसक गया है। जबकि वर्ल्ड कप में तीसरे स्थान पर रहने वाली क्रोएशिया 12वें से 7वें स्थान पर पहुंच गई है। जबरदस्त उछाल के साथ मोरक्को टॉप 11 रैंक के साथ अफ्रीकी देशों में सबसे आगे है। फीफा फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो साल 1930 से लगातार विश्व फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित करता आ रहा है। 1942 और 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसका आयोजन नहीं किया गया था। साल 2022 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में हुआ था, जिसने अर्जेंटीना तीसरी बार विजेता बना। 2022 से पहले 1978 और 1986 में अर्जेंटीना ने खिताब जीता था। अगली फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रतियोगिता का आयोजन 2026 में मैक्सिको, कनाडा और यूएसए में होगा। भारत हॉकी विश्व कप से बाहर हुआ। न्यूजीलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया। रविवार 22 जनवरी 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए क्रॉसओवर मुकाबले में मेजबान भारत न्यूजीलैंड के हाथों हारकर हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इस हार के साथ ही भारत का एक और वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया है। पुरुषों की हॉकी विश्व कप 2023 की शुरुआत उड़ीसा के कटक के सुरम्य बारामती स्टेडियम में शानदार उद्घाटन के साथ हुआ, जिसमें देश और विदेशों से हजारों हॉकी प्रेमी शामिल हुए। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित 15 पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 13 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुई, जिसमें 16 टीम्स खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। फाइनल मैच 29 जनवरी 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों, जानते हैं भारत की हॉकी यात्रा के बारे में। भारतीय हॉकी टीम पहले भारतीय हॉकी महासंघ के नियंत्रण में थी। भारत अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का हिस्सा बनने वाली पहली गैर यूरोपियन टीम थी। 1928 में टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता और 1960 तक भारतीय पुरुष टीम लगातार 6 स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक में अजय रही। भारत की हॉकी टीम ओलंपिक में अब तक की सबसे सफल टीम है, जिसने कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में भारत एक भी गोल खाए बिना ओलंपिक जीतने वाली एकमात्र टीम है। ऐसा कारनामा 1928 और 1956 में किया गया था। भारत ने 1975 में विश्व कप भी जीता था। पहलवानों ने खेल मंत्री के साथ बैठक में WFI को भंग करने की मांग की।
दोस्तों, खेल मंत्रालय ने शनिवार को भारतीय कुश्ती महासंघ मतलब WFI के सहायक सचिव को यौन उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद निलंबित कर दिया है। मंत्रालय ने सिंह के उत्तर प्रदेश के गढ़ गोंडा में शुरू होने वाली ओपन चैंपियनशिप को भी रद्द कर दिया है। मंत्रालय के सूत्रों ने यह भी कहा है कि मंत्रालय की जल्द बनने वाली निगरानी समिति के पास भारतीय कुश्ती से जुड़े मामलों पर सभी फैसले लेने का अधिकार होगा। खेल मंत्री ने कहा है कि WFI पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक निगरानी समिति बनाने का फैसला किया गया है। साथ ही WFI की सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि WFI भारत में कुश्ती का प्रबंधक निकाय है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। देश में WFI की कुल 28 संबंध इकाइयां हैं। ये देश में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप को सीनियर और जूनियर लेवल पे प्रमोट करती है। 23rd नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू में किया गया। स्क्वैश फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 23वीं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप सफलतापूर्वक जम्मू में संपन्न हुई। मेजबान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने समग्र पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया, जबकि आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा और ओडिशा ने चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में जम्मू कश्मीर की नूर उल हया और जूनियर गर्ल्स वर्ग में जम्मू कश्मीर की हनाया निसार ने चैंपियन ऑफ द चैंपियन का खिताब जीता, जबकि सीनियर पुरुष वर्ग में फैजान अहमद ने चैंपियन ऑफ द चैंपियन का खिताब जीता है। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला की 11 वर्षीय लड़की फलक मुमताज ने स्वर्ण पदक जीता है। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में डिस्कस करते हैं। विक्टर एक्सेल्सन ने मलेशिया के कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन सुपर 1000 पुरुष एकल खिताब जीता। दूसरा, भारत ने 317 रन के बड़े अंतर से श्रीलंका को श्रृंखला के तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में हराकर सबसे बड़ी जीत का विश्व रिकॉर्ड बनाया। गूगल ने अपने डूडल के जरिए भारतीय ओलंपियन खशाबा दादा साहेब जादव को विशेष श्रद्धांजलि दी। वह भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता थे। इसी तरीके की स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज को जानने के लिए स्टडी IQ PCS के साथ जुड़े रहिए और उसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।